नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये चैप्टर से शुरुआत हम कर रहे हैं। ये आप घटना चक्र का एक कॉलम देख सकते हैं जहाँ से गांधी और इसके अर्ली मूवमेंट यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या कवर करने जा रहे हैं? तो इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय, उसके दक्षिण अफ्रीका के प्रारंभिक जीवन के बारे में, और उसका भारत आगमन से लेकर उसका चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेरा। हम आज इस सीरीज में यहाँ तक कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर बाद में की जाएगी। इस लेक्चर में हम पीवाईक्यू के साथ साथ बीपीएससी, दरोगा और जो साभी जो जो भी एग्जाम हो उससे संबंधित फैक्ट जो होते हैं बिहार का, उससे ये छूटने नहीं जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का जीवन परिचय। गांधी जी का जीवन परिचय, उसका पूरा नाम आप लोग जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी होता है। उसकी जो जन्म होते हैं वो पोरबंदर गुजरात में होता है। कब? तो 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक। उसकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1948 की को। और उसका 13 वर्ष की आयु में उसका विवाह होता है कस्तूरबा गांधी से 1883 में। गुड, यहाँ तक तो ठीक है। उसके माता पुतलीबाई, उसका पिता करमचंद गांधी, से कावा गांधी भी कहते हैं। और कावा गांधी क्या थे? तो ये पोरबंदर, राजकोट और जी वे वांकानेर जो राज्य के दीवान थे। तो राजकोट एवं वांकानेर राज्य के दीवान थे। ये आपको फैक्ट घटना चक्र मिल जाएंगे। उनके 4 पुत्र हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। उनके 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ऐसा ऐसा ये भी मानता है कि 5वें पुत्र के रूप में से, जिसे दत्तक पुत्र या मानक पुत्र कहते हैं, ये जमुना लाल बजाज को माना जाता है। वो जमुना लाल बजाज ये कहते हैं एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे जिसको राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी जिसने। गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुए जो गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी ने ही सलाह दिया था गांधी जी को कि भारत जब वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो उन्होंने ही कहा था कि 1 वर्ष तक गांधी जी को कान खुला और मुंह बंद रखकर भारत भ्रमण करना है और अवलोकन करना है। इसी क्रम में एक विधि शिक्षा 1888-91 के दौरान लंदन से बैरिस्ट्री की उन्होंने पढ़ाई की हुई थी गांधी जी, द इनर टेम्पल, वहां से। आपको कहाँ फंसा सकता है? तो ये भी पूछ सकते हैं कि कावा गांधी कहाँ के दीवान थे। हम ये देख रहे हैं कि कावा गांधी कहाँ के दीवान थे। तो ये पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर तीनों हो सकता है, तो ये सभी हो सकता है जहाँ पे बीपीएससी फंसा सकती है। ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन था जो 1901 कलकत्ता में हुआ, इसके अध्यक्ष दीनसा वाचा थे। गांधी जी पहली बार यहीं भाग लेते हैं, इंडिया आते हैं। और क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि 1916 में लखनऊ समझौता होता है। तो वो लखनऊ समझौता, क्योंकि बीएचयू की स्थापना समारोह थी और गांधी जी की इसी में भी क्या होती है कि सार्वजनिक रूप से उपस्थिति होती है और उसका यहाँ पर पहला जन भाषण होता है। तो गांधी जी के पहला जन भाषण जो है वो लखनऊ में होता है 1916 में, जब बीएचयू की जो उसमें दर्शक के रूप में आते हैं। और सार्वजनिक रूप से उपस्थिति गांधी जी के बीएचयू 1916 में होता है। तो हम लोग शायद धोखा खा सकते हैं, मैंने तो कई बार धोखा खाया है, कि गांधी जी प्रथम अधिवेशन में कब भाग ले गांधी जी प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। वो था 1901 का अधिवेशन, और वो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और उस अधिवेशन के अध्यक्ष दीनसा वाचा थे। चलिए गांधी जी का नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका और उसके प्रवास और वहां उन्होंने सत्याग्रह के बारे में। तो प्रस्थान का मुख्य कारण क्या था कि एक अब्दुल्ला व्यापारी थे जिसका मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका जो डरबन जगह है वहां जाते हैं। और वहां की कुछ घटना ऐसी होती है कि पीटर मार्टिसबर्ग की घटना ये इसी से संबंधित है। 7 जून 1893 का डेट होता है और डरबन से प्रिटोरिया जाते समय वो इस ये घटना जो ये रेलवे स्टेशन की घटना है, ये पीटर्स मार्क्सबर्ग रेलवे स्टेशन यहाँ की घटना है।
तो 7 जून 1893 घटना होती है। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय क्या होती है कि फर्स्ट क्लास में वो जाते हैं, लेकिन वहाँ अफ्रीका में रंग भेद की नीति चरम पर थी। तो होता क्या है कि जब रंग भेद की नीति के कारण उसको गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया जाता है। अफ्रीका में ही गांधी जी 1894 में इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। जो ये इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में करते हैं इसलिए कि वो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार की रक्षा करने के लिए स्थापना करते हैं। 1904 में उन्होंने एक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, जो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन उन्होंने प्रारंभ किया था। उनका जो प्रथम जेल का अनुभव था वो 1908 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को पहली बार जेल जाना पड़ा था। तो सबसे पहली बार गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में जेल कब जाना पड़ा? तो 1908 में। एक बोअर युद्ध या जुलू युद्ध का चर्चा होता है, और सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग वो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भी 1906 ईस्वी में करते हैं। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। प्रथम जो वो बोअर युद्ध है, जो पहला बोअर युद्ध, वो 1888 और 81 में लड़ा गया था। इसी बोअर युद्ध में वो जो जो क्या था कि ये दूसरा बोअर युद्ध था। तो दूसरा बोअर युद्ध के समय गांधी जी क्या किए थे? तो ब्रिटेन की मदद किए थे। ब्रिटेन की मदद किए क्योंकि ये जो बोअर राज्य था, ये जो बोअर राज्य था, इस पर डच का अधिक्रमण था। तो क्या किया था उस समय? उन्होंने क्या, ब्रिटेन का मदद किया, और इसी समय ब्रिटेन उसको बोअर युद्ध या जूलू पदक गांधी जी को दिए थे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में रहे तो कई फॉर्म की स्थापना किए, जो आश्रम की स्थापना किए, और इंडिया में भी उन्होंने कई आश्रम की स्थापना किए। तो हम आज गांधी जी के समग्र रूप से एक आश्रम देख लेते कहाँ कहाँ है। तो दक्षिण अफ्रीका में एक डरबन में जहाँ रहते थे वहीं पर उन्होंने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। और फिनिक्स आश्रम जो स्थापना किए, तो गांधी जी का ये प्रथम आश्रम है। उसके सहयोगी थे सेठ रुस्तम जी। और गांधी जी के जो अनटू द लास्ट, जो ये अनटू द लास्ट जो पुस्तक है, अनटू द लास्ट, गांधी जी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए। और ये जॉन रस्किन की पुस्तक है। तो ये पूछ सकता है कि जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट, गांधी से उससे प्रभावित हुए थे बहुत ज़्यादा। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना ये दक्षिण अफ्रीका में हुए थे जोहान्सबर्ग में 1910 में। इसके जो वास्तुकार थे कालीनबाख थे, उन्होंने सहायता किया था क्योंकि वो सत्याग्रह के पुनर्वास के लिए किए थे। सत्याग्रह आश्रम जो कोचरवा गुजरात में है, अहमदाबाद में, यहाँ पर इन्होंने स्थापना किया। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। ये क्यों किया गया था? तो भारत वापसी के बाद इसका ये पहला आश्रम था, और जीवनलाल बैरिस्टर के मकान में स्थापित था। इसका ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भारत वापसी के बाद इसका ये पहला आश्रम है। तो भारत सबसे पहला आश्रम कौन था? सबसे पहला आश्रम था उसका, सबसे पहला जो प्रथम आश्रम था वो था फिनिक्स आश्रम। और भारत वापसी जो 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत आते हैं, तो उसका पहला आश्रम जो स्थापित करते हैं कहाँ पे? कोचरवा गुजरात में। ये अहमदाबाद में करते हैं, गुजरात में। और इसके जो इसके जो किस किस मकान में हुए थे? तो जमुना लाल नाम के एक बैरिस्टर थे, उसके मकान में स्थापित किया था। साबरमती आश्रम, ये साबरमती नदी तट पर है। ये 1917 में स्थापित हुआ था। ये कोचरवा से साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया था। तो क्या हुआ था, इस आश्रम को कोचरवा से साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया था, और 1915 में विचार हुआ, लेकिन 1917 में अंतिम रूप उसको प्रदान किया गया। अनासक्ति आश्रम जो उत्तराखंड के कसौनी में स्थित है, 1929 में स्थापना हुआ था। और यहाँ गांधी जी ने गीता अनासक्ति योग की टीका लिखी। और कसौनी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कसौनी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये जो सेवाग्राम आश्रम है, ये महाराष्ट्र में था। ये 1936 में स्थापित हुई थी। 1936 से गांधी का मुख्य निवास स्थान यही रहा, और ग्रामीण पुनरुद्धार का ये केंद्र रहा है। हम लोग देख रहे हैं अभी कि गांधी जी ने क्या क्या कर लिया। तो क्या कर लिया उन्होंने?
उन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, टॉल्स्टॉय फॉर्म ने स्थापना किया, सत्याग्रह आश्रम स्थापना किया, साबरमती आश्रम, अनासक्ति आश्रम और सेवाग्राम। तो हम लोग क्या देखते हैं, फिनिक्स, टॉल्स्टॉय, सत्याग्रह, साबरमती, अनासक्ति और सेवाग्राम, इतने फॉर्म इन्होंने, इतने आश्रम इन्होंने स्थापित किए। कहाँ कहाँ किए, तो फिनिक्स और टॉल्स्टॉय ये दक्षिण अफ्रीका में थे। अगर भारत की बात करें तो भारत में सत्याग्रह, साबरमती, अनासक्ति और सेवाग्राम। इसमें से आपको इन दोनों में ये फंसा सकता है कोचरबा के संबंध में। तो अब साबरमती और कोचरबा दोनों में देख लेते हैं। तो क्या हुआ था कि साबरमती जो आश्रम थी, आश्रम की तिथि और भूमि का जो भ्रम है ये कैसे, क्योंकि बीपीएससी यहाँ फंसाता है, बीपीएससी का ट्रैप बिंदु है। तो मई 1915 में कोचरबा में शुरुआत हुई थी, लेकिन 17 जून 1917 को यह साबर नदी के तट पर स्थानांतरित हुआ। आपको क्या कर सकता है कि आयोग 1915 और 1917 यहाँ फंसा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये कंप्लीट कब हो गया था, स्थानांतरित पूर्ण रूप से कब हो गया था, तो 1917 में। ये जो कालीन बाग का योगदान हमने देखा था ऊपर में, जो उनके जर्मनी टॉल्स्टॉय फॉर्म के संबंधित था, वो जर्मन मित्र थे, हर्मन कार्ल मैक ने दान में दी थी जमीन। ये ध्यान रखना है आपको कि टॉल्स्टॉय फॉर्म के लिए ये जो वास्तुकार, उसके जो कालीन बाग था, वो कहाँ के, जर्मनी के थे। उन्होंने क्या किया था, जमीन दिया था। ये ध्यान रखना है आपको। अब स्वाभाविक रूप से हम लोग भारत आगमन की बात कर रहे हैं, तो भारत आगमन और शुरुआती आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे गांधी जी के। तो गांधी जी ने क्या किया, भारत आकर, आपको ऐसे याद करना है कि केक खाए। गांधी जी ने केक खाया। केक यानी चंपारण, पहले चंपारण, फिर अ अहमदाबाद, खेड़ा, और ई से हो गया ऑल इंडिया एंट्री। यानी अगर गांधी जी के आंदोलन का क्रम देखे तो क्रम यही है, CAKE। गांधी जी ने केक खाया। तो गांधी जी केक खाया। तो गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे, तो इसी के स्मृति में यही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। उसकी जो प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी वो 1916 में हुई थी। BHU के उद्घाटन समारोह में उन्होंने भाषण दिया था, जहां उन्होंने राजाओं, महाराजाओं और अभिजात वर्ग की आलोचना करते हुए गरीबों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया था। ये जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की। और ये राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे, तो बिहार के थे। और यहाँ का मुद्दा क्या था, तो किसान का मुद्दा था, नील की खेती संबंधी थी, यानी 3 कठिया पद्धति की समस्या थी। इस समस्या को लेकर राजकुमार शुक्ल 1916 में गांधी जी से मुलाकात किए और बिहार के किसानियों की दयनीय स्थिति यानी 3 कठिया प्रणाली जो था बताकर चंपारण आने का उन्होंने क्या किया, निमंत्रण दिया, राजकुमार शुक्ल। तो अब चंपारण सत्याग्रह, तो यहाँ हम चंपारण और बिहार से संबंध यहाँ पर हम रिलेट करेंगे। और ये बीपीएससी का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है। बीपीएससी यहाँ से PYQ उठाकर देख लो, प्रत्येक वर्ष यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक वर्ष। तो चलिए अब देख लेते हैं ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ये चंपारण जो सत्याग्रह था, इसकी शुरुआत हुई थी बिहार से। बिहार के कहाँ के, चंपारण जिला से। हुआ क्या था कि औपनिवेशिक काल में बिहार के अधिकांश लोग, लगभग 96%, लगभग कितना, 96%, 96% जो लोग थे, उसका जो जीविकोपार्जन, जो जीविकोपार्जन का उसका जो मुख्य साधन था, वो क्या था, खेती और कृषि। वे इसी पर डिपेंड थे, वो कृषि पर निर्भर थे। लेकिन कृषि प्रणाली सदियों पुरानी थी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेषकर
जो राजस्व पद्धति था, जो यहाँ का राजस्व सिस्टम था, वो क्या था, शोषण वाला था। वो शोषण वाला था, शोषण मूलक था। कुटीर उद्योग और धंधे का क्या हुआ था, ह्रास हो चुका था। कुटीर धंधा चल नहीं रही थी, वहां ह्रास हो चुका था। और जमींदार और तहसीलदार के रहमो कर्म पर छोड़ दिए जाते थे। किसान किसान की स्थिति जर्जर थी। किसान की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी। और वहां पर चंपारण में, बिहार में बीघा चलता है। बीघा में यानी 20 कट्ठा होता है। तो ये मान लीजिए ये भूमि है। तो इस भूमि में क्या होता है कि 20 कट्ठा का था, तो उसके 3 कट्ठा में, अगर ये टोटल प्लॉट अगर 20 कट्ठा का था है होता है, तो 3 कट्ठा में नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था, जबरन। ये यहाँ की समस्या थी। यही यही 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य थी। इसे ही हम 3 कठिया पद्धति कहते हैं। इसे ही इसे ही क्या कहते हैं, 3 कठिया पद्धति। इसे ही 3 कठिया पद्धति कहते हैं। यानी जमीन के 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी। इसके अतिरिक्त लगान वृद्धि भी समस्या थी। और सर्वे ही जैसे गैर कानूनी यो जो अबाव वसूली किया जाता था। तो क्या हुआ कि 30 दिसंबर 1916 को, आपको डेट याद रखना है, 30 दिसंबर 1916। होता क्या है कि 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण, अभी ऊपर मैंने चर्चा किया, कौन, तो राजकुमार शुक्ल अनुरोध करते गांधी जी को। और गांधी जी कब, तो 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं। और 15 अप्रैल 1917 को आपके चंपारण पहुंचते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कहाँ होते हुए, तो मुजफ्फर होते हुए। तो आपको डेट याद रखना है, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को गांधी जी पटना पहुंचते हैं, और 15 अप्रैल को चंपारण, यानी चंपारण के कहा, मोतिहारी में पहुंचते हैं। और यही पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो भितहरवा गांव के। भितिहरवा गांव के वो राजकुमार शुक्ल भितहरवा गांव के थे। और ये जो चंपारण आंदोलन है, ये बिहार के जो चंपारण में हुआ था, और यहाँ पर नील की खेती की जाती थी। तो बहुत बड़ी समस्या थी। और चंपारण आंदोलन में गांधी जी के जो, अब यहाँ से पूछ रहे थे गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे चंपारण आंदोलन में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, रामनवमी प्रसाद और मजहरुल हक। हम इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर में। ये इनके सहयोगी थे। बाद में गांधी जी के महादेव देसाई जो थे, महादेव देसाई के बारे में एक चीज है, ये महादेव देसाई, क्या हुआ कि बाद में गांधी जी के सचिव बन गए महादेव देसाई। और मजहरूलक और शंभुनाथ और कई थे। तो आदि आदि के तो इतने सहयोगी थे। सबसे प्रमुख प्रमुख सहयोगी के नाम याद करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, रामनवमी प्रसाद। महादेव देसाई को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट ये पढ़ा कि ये गांधी जी के बाद में सचिव बन गए। तो होता क्या था कि चंपारण का जो क्षेत्र था, वो ये रहा था कि जो चंपारण का जो क्षेत्र था, ये जो बिहार है, तो ये क्षेत्र चंपारण का था।
यहाँ से इधर ये यहाँ वाला मुजफ्फरपुर है, शिवर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी। ये जो चंपारण का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में बागान जो मालिक था, तो बागान मालिक क्या क्या था कि 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति लागू कर रखा था। इस प्रथा के अंतर्गत हमने भी तुरंत चर्चा किया कि 3 कट्ठा खेती अनिवार्य करना पड़ता था। नील की किसकी, नील की खेती अनिवार्य करना पड़ता था। यानी क्या था कि 1 बीघा में 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से कर दिया गया। अगर कोई किसान अगर कोई किसान इस प्रोसेस से अगर कोई मुक्त होना चाहता है, कोई मुक्त होना चाहता था, तो उसके लिए आवश्यक था कि बागान मालिक को एक बड़ी राशि देना होता था। जो ये बागान मालिक था, इसको एक बड़ी क्या होता था कि राशि देना होता था कि ठीक है, हम ये खेती नहीं करेंगे, हमको मत। और ये राशि किस रूप में दिया जाता था? इसका नाम था तवान, सरहवेशी और अबवाब। तो तवान, सरहवेशी और अबवाब ये क्या था? तो बागान मालिकों को दिया जाने वाला राशि था किसके द्वारा? तो जो किसान इससे मुक्त होना चाहते थे। आपको यहाँ पर ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मुक्त होना चाहते थे। इस ये जो प्रथा थी वो क्या था? जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, बड़े पैमाने पर नील की खेती क्षेत्र में कराते थे, क्योंकि ये जबरन किया जाता था। तो 1801 ईस्वी याद रखना है, 1859 और 1860, उसमें एक दीन बंधु मित्र, इसकी एक रचना है नील दर्पण। इसमें उन्होंने क्या क्या इसका वर्णन किया है, इस नील की खेती को वर्णन किया है। और वो इसमें जो ये शोषणकारी व्यवस्था कैसे काम कर रही थी, इस व्यवस्था को उन्होंने उजागर किया। नील दर्पण का जो है अंग्रेजी में अनुवाद, इसका अंग्रेजी में अनुवाद एक प्रसिद्ध कवि हुए थे मधुसूदन दत्त। को ये नाम याद रखना है, एक प्रसिद्ध कवि हुए थे कौन? मधुसूदन दत्त। जो नील दर्पण जो पत्रिका थी, उसका क्या क्या था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कब? तो ये किया था 1861 में। और इसी समय एक नाम हिंदू पैट्रियाट, इसके संपादक हुए हरिश्चंद्र मुखर्जी। उन्होंने भी पीड़ित किसानों के पक्ष में लेख लिखा था। तो ये नील जो खेती थी, इसके 2 समर्थक हुए थे। एक था नील दर्पण और एक था हिंदू पेट्रियाट। इन दोनों ने क्या किया था? इनका समर्थन किया था। तो इस अत्याचार के विरुद्ध जो पहला विद्रोह, जो ये नील था, इससे पहला विद्रोह जो हुआ था, ये पहला विद्रोह 1867 में। कहाँ पर? तो 1867 में चंपारण का एक जगह था लाल सुरैया कोठी। लाल सुरैया कोठी, यहीं से आरंभ होकर, यहां से ये क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। कब? तो पहला विद्रोह, सबसे पहला विद्रोह जो हुआ था इस नील को लेकर, वो कब? तो 1867 में स्टार्ट हुआ था, चंपारण में। चंपारण के कहाँ से? तो लाल सुरैया कोठी से ये आरंभ होकर और ये मुजफ्फरपुर तक फैल गया। अब मामला हम यहाँ तक देखें, बिहार में थोड़ा हम ज़्यादा डेप्थ चले गए, कुछ बिहार के कॉन्टेक्स्ट आ गया। तो परिणाम हुआ क्या कि 3 कठिया प्रणाली, अब गांधी जी सहयोग किए किसानों को, और 3 कठिया प्रणाली समाप्त की गई। और जो अवैध वसूली थी, उसका 25% हिस्सा किसानों को वापस लौटाने पर सहमति बनी। और उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो गांधी जी ने क्योंकि ये आंदोलन को सफल किया,
तो इससे प्रभावित होकर उन्होंने महात्मा की उपाधि दी। और एक किसान नेता हुए थे उस समय एनजी रंगा। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का आगमन का उन्होंने विरोध किया था। तो एनजी रंगा ने इस चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। और एक बात और मैं अगर फैक्ट के रूप में बता दूं तो जांच शुरू करने से पहले, जब ये चूंकि यहाँ तक ये मुजफ्फरपुर में ये आंदोलन फैल गई थी, तो जांच क्या हुआ था कि शुरू करने से पहले गांधी जी प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव, प्लांटर्स प्लांटर प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव कौन हुए थे? तो जे एम विल्सन। जे एम विल्सन। जे एम विल्सन से क्या किए गांधी जी? मुलाकात किए। कब? तो जांच, जब वो बोला कि जांच शुरू करेंगे उससे पहले, और जांच कार्य में सहयोग का उन्होंने क्या किया? अनुरोध किया। कहा कि हम भी सहयोग, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम भी सहयोग, हमने अनुरोध किया। उस समय चंपारण जिला के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उसका नाम था हाईकॉक। हाईकॉक कब? तो 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी पर जो जारी अधिसूचना, गांधी जी पर क्यों उन्होंने क्या कहता मजिस्ट्रेट, क्योंकि गांधी जी पर एक अधिसूचना जारी किया था और समन भी दिया था उन्होंने गांधी जी को कि चंपारण जिला छोड़ने का आदेश दिया। कहा कि आप चंपारण जिला छोड़ दीजिए, आदेश दिया। तो 1900, अब डेट आता है कब? ये डेट था 1917। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, इसी को गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, तो गांधी जी का जो ये चंपारण सत्याग्रह है इसी डेट को हुआ था। तो आपको पूछेगा कि ये चंपारण में जो मजिस्ट्रेट कौन थे? तो हाईकॉक। इसका पूरा नाम ही कभी पूछ सकता है, तो डब्ल्यू वी हाईकॉक, जो 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया था। और ये चंपारण है, ये चंपारण आंदोलन जो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, ये जो चंपारण सत्याग्रह है, ये चंपारण जो सत्याग्रह है, ये भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। ये चंपारण सत्याग्रह और जब ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 1917 में, तो क्या हुआ था कि अब इनसे अंग्रेज को हार माननी पड़ी और अंग्रेज को ये तिनकठिया प्रथा, जो तिनकठिया प्रथा थी, उसको क्या हुआ? वापस लेना पड़ा। और किसान और जो जनमानस थे वो और लिए गांधी जी क्या हुए कि वहां पर बहुत गांधी जी की शक्ति पूजा होने लगी। चंपारण सत्याग्रह में जब वो सफलता पाए, तो मैंने बात किया कि प्रभावित होकर कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रभावित होकर इसको महात्मा की उपाधि दे दी। इसके बाद राजकुमार शुक्ल ने, मैंने चर्चा किया था, तो किसके बाद? तो ये उपाधि दिए थे, तो इसके बाद राजकुमार शुक्ल, रविन्द्रनाथ टैगोर के देने के बाद राजकुमार शुक्ल ने चंपारण निमंत्रण पत्र में गांधी जी को, जो चंपारण का राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में जो निमंत्रण पत्र था, सॉरी, बाद नहीं पहले, इससे पहले निमंत्रण पत्र में ही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बापू
कहकर संबोधित किए थे, बापू कहकर संबोधित किए थे। तो क्या हुआ कि ये जो अहिंसात्मक आंदोलन थी, उन्होंने हिंसा नहीं किया था, तो ये इस अहिंसात्मक आंदोलन की सफलता मिली। तो इस सफलता को इतना इस अहिंसात्मक आंदोलन को इतना जन समर्थन मिला था, बहुत ज्यादा जन समर्थन मिला था इसको। इसके कारण ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषक अधिनियम, कब तो 1918 पारित किया। और ये पारित किया, और क्या हुआ था कि जांच के लिए कमेटी बनाई थी। उन्होंने क्या किया था, सहयोग किया था, और परिणाम ये हुआ था कि जांच के लिए जो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाई थी। और ये कमेटी 6 सदस्य कमेटी था। इसमें सरकार ने FG सलाय इसके अध्यक्ष थे, इस कमेटी का, और इसके सदस्य गांधी जी भी थे। और जो चंपारण एग्रीगेरियन समिति, जो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी थी, इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? FG सलाय, और इसके सदस्य गांधी जी भी थे। तो चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष FG सलाय थे, जबकि इनके मुख्य सदस्यों में महात्मा गांधी, LC आदानी, महात्मा गांधी, FG सलाय थे, जबकि इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी, LC आदानी। आपको नाम ये ध्यान नहीं रखना है फिर भी, लेकिन LC आदानी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड, और नाम याद रखना है जी रैनी। सॉरी, कहाँ गया? इतने लोग उन्होंने क्या किया था, इसके सहयोगी थे। अब ये बिहार का कॉन्टेक्स्ट था, तो इसलिए हम इतना डेप्थ चले गए, इतना डेप्थ अब टॉपिक से थोड़ा भाग गए। अच्छा, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट गांधी जी जो यहाँ पर सफलता पाए, इसके बाद लोगों ने खूब गांधी जी को चाहने लगे। और इसके बाद आता है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, जो मार्च 1918 में आता है। और भारत में भूख हड़ताल, ये भारत में पहली इसकी भूख हड़ताल होती है। कारण क्या था कि प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिक और मजदूर के बीच विवाद था। मिल मालिक 20% देना चाहते थे, जबकि मजदूर चाहते थे, हमको 50% की मांग कर रहे थे। लेकिन 50% की मजदूर ने मांग किया, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। फिर गांधी जी आते और मध्यस्थता करते, उन्होंने 35% बोनस की मांग को जायज ठहराया, और मजदूरों के समर्थन में भारत में पहली बार भूख हड़ताल किए। और ये भूख हड़ताल 3 दिन का किया था। तो कब? 15 मार्च से लेकर ये 18 मार्च तक भूख हड़ताल किए थे, जिसमें से उसके प्रमुख सहयोगी थे अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन। उन्होंने गांधी जी का समर्थन किया था, क्योंकि अम्बालाल साराभाई गांधी जी के विरोधी मिल मालिक थे। उन्होंने इसका सहयोग किया था। इससे परिणाम क्या हुआ? मामला ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, और ट्रिब्यूनल ने मजदूरों को 25% बोनस देने का निर्णय सुना दिया। इस प्रकार अहमदाबाद जो मजदूर आंदोलन था, ये सफल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है खेरा, जो 1918 का। इसका कारण क्या था कि 1918 में क्या होता है कि भीषण अकाल पड़ी हुई थी, फसल बर्बाद हो गई थी। लेकिन राजस्व जो वहां का था, वो फसल उत्पादन का जो 25% कम हो तो लगान पूरी तरह माफ होना चाहिए, परंतु ब्रिटिश सरकार पूरी माल माल गुजारी वसूल रही थी।
और उन्होंने क्या किया, 30% बढ़ा भी दिया। सबसे बड़ी बात ये था, 30% बढ़ा दिया। तो फिर उन्होंने उनके वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल यहाँ का नेतृत्व किया और इसी आंदोलन में सक्रिय राजनीति में आए। और वल्लभ भाई पटेल इसी आंदोलन में सक्रिय राजनीति में आए थे। और एक था इंदु लाल याग्निक और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने भी जांच की थी इसकी। और खेरा जो सत्याग्रह है उसको, इसके बारे में फैक्ट हम देख लेते हैं। तो खेरा सत्याग्रह को एक नाम थे हार्डी मैन इसे भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। सरकार ने इस तरह से यहाँ पर भी उन्होंने इस आंदोलन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। तो गांधी जी का जो मेन जो आंदोलन का सही क्रम था वो पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद और फिर खेरा। और जो प्रथम भूख हड़ताल ये अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। ये और प्रथम असहयोग और वास्तविक किसान आंदोलन इसे खेरा कहते हैं, वहाँ किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रौलट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। तब तक आज के लिए इतना ही, विदा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी डेप्थ वीडियो के साथ। हम लोग बीपीएससी पीटी जो 72 आने वाली है, 73 74, यानी गांधी जी को इसमें हम डिकोड कर रहे हैं। और गांधी जी को इतने अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ से, गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन को, कि आपको एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने नहीं जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो इसके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।